नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं, एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद सर। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आज हम लोग 2-3 विषयों पे बात करेंगे। एक तो दिल्ली में चुनाव प्रचार समाप्त होने को है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया है, यानी कि पहले ही उन्होंने अपनी हार मान ली है, क्योंकि उनका चेहरा बता रहा है। और दूसरा, प्रयागराज में भगदड़ के क्लू भी मिलने शुरू हो गए हैं। एसआईटी ने काफी कुछ खोज लिया है। 16,000 फोन तो इस समय स्विच ऑफ है। कुछ और भी विषय है जो हम टच करेंगे। कुछ लोग एसआईटी की गिरफ्त में भी है। और आदेश प्रसाद जो है, ये क्यों दहाड़े मार के रो रहे थे, इसको भी समझेंगे सूद सर से। सूद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, महाकुंभ में भगदड़ के बाद हमने योगी जी की नम आंखें देखी थी, लास्ट प्रोग्राम जो हमने किया था। अब उनका रौद्र रूप सामने आ रहा है, वो बहुत गुस्से में है और एसआईटी पूरे मामले को देख रही है। क्या कहते हैं सर आप? देखिए, गुस्सा तो आएगा ही। जिस आदमी ने इतनी मेहनत की हो, इतनी मेहनत से इतना बड़ा काम किया हो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया हो। यहाँ पे कुंभ में इतने लोग स्नान कर चुके हैं जो अमेरिका की पूरी जो उनकी पॉपुलेशन है, उससे ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। और जिस दिन यहाँ भगदड़ बची थी, उस दिन दिल्ली की पॉपुलेशन से 4 गुना ज्यादा लोग थे वहां पे प्रेजेंट थे। और यहाँ पे हमेशा डर था कि टेररिस्ट अटैक कर सकते हैं। पन्नू ने भी धमकी दी थी। कुछ आईएसए के लोग वो भी यहाँ पे कोशिश कर रहे थे भगदड़ मचाने की। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा पड़ता है अंदर से। हम बाहर के खतरे को तो देख लेते हैं, भाग सकते हैं, लेकिन जब अंदर के लोग आपको नुकसान पहुंचाए या आपको छुरी मारे या दरवाजा अंदर से खोला जाए, उसमें दिक्कत होती है। भीड़ के अंदर बहुत से ऐसे लोग थे, ये स्पेशली कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने भगदड़ मचाई, जानबूझ के मचाई। और वो अंदर के दुश्मन कौन है? ज्यादातर जो इशारा जा रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर। इनके बहुत से, जो कि जब यहाँ पे अखिलेश यादव स्नान करने आए, उनके साथ काफी भीड़ भी थी, उनके कुछ लोग भी थे। उसमें से कहा जाता है कि कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया जो योग स्नान करने आए थे उनके साथ। और उनको एक स्पेशल टास्क दिया गया था भीड़ को तंग करने का। अगर भीड़ चल रही है, बुजुर्ग लोग जा रहे हैं, प्यार से जा रहे थे, बड़ी इज्जत से जा रहे थे, बड़े मान से जा रहे थे और इतनी बड़ी भीड़ के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। और उस टाइम पे अगर 10 से 20 लोग या उससे ज्यादा लोग धक्का मुक्की शुरू कर दें, धक्का मारना शुरू कर दें, शोर बजाना शुरू कर दें, तो आप सोचिए क्या हाल होगा। कुछ गिर जाएंगे, जब गिरेंगे तो कुछ ले जाएंगे। और यही हुआ इस टाइम पे जो महाकुंभ के अंदर भगदड़ मची। इंतजाम के अंदर कोई कमी नहीं थी, सिर्फ एक पर्पस था यहाँ पे, भगदड़ मचाना, प्रोजेक्ट को फेल करना। और वैसे भी देखिए यूपी के अंदर जितने भी गुंडे थे सारे समाजवादी पार्टी के थे। बहुत के तो इनके यहाँ पे एनकाउंटर कर दिए गए, बहुत को जेल में डाल दिया गया और बहुत से गुंडे वहां से छोड़ करके बाहर भाग गए। और किसी पार्टी का कोई गुंडा नहीं था, सिर्फ समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी ने कभी भी हिंदुइज्म या हिंदुत्व के ऊपर कभी साथ नहीं दिया, हमेशा सवाल उठाए। जब यहाँ पे राम मंदिर बन रहा था तो उस टाइम पे बहुत से कार सेवक, उनको मारा गया, स्पेशली लाठियां मारी, गोलियां मारी। फिर कुछ लोगों की पेट के ऊपर सीमेंट की बोरियां बांध के उनको सरयू नदी में बहा दिया गया। और यहाँ पे जब मंदिर बना या मस्जिद टूटी तब भी हिंदुओं गालियां दे रहे थे, जब मंदिर बन रहा था तो भी हिंदुओं गालियां दे रहे थे समाजवादी के पार्टी के लीडर और स्पेशली अखिलेश यादव। और जब भगदड़ मच गई तो चुपचाप खिसक गए। लेकिन योगी ने बड़े तरीके से काम किया है। अब जैसे एसआईटी का गठन कर दिया, 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई है जो रिटायर्ड जज है, उसको इन्वेस्टिगेट करने की। और यहाँ पे पूरे की पूरी जो टीवी की या फुटेज थी जो, उसको खंगाला जा रहा है। और उसमें से बड़े चेहरे सामने आए जो भगदड़ मचा रहे थे, भाग रहे थे। और ज्यादातर लोग जो शक किया जा रहा है वो किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि यूपी के अंदर उनका दबदबा भी है और यूपी के अंदर उनके अभी भी गुंडे हैं जो ये काम कर रहे थे और जिन्होंने हिंदुओं की जान ली है या आम आदमियों की जान ली है। बख्शेंगे तो नहीं योगी, ये तो पक्की बात है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर योगी ने काम करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी इसके ऊपर नाम भी आ जाएंगे, लोग भी सामने आ जाएंगे और कबूलेंगे भी। सही कह रहे हैं सर। अब देखिए ना, वहाँ ये लेटेस्ट सीन है कुंभ का। कितने आराम से सब कुछ चल रहा है, फूलों की वर्षा की जा रही है। लेकिन ये खूबसूरती, ये शांति, ये प्रेम और प्यार से जो मेला चल रहा है, ये लोगों को सूसर बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
और देखिए अपने अपने देश, तरीके हाँ, से। जी सर। देखिए देशद्रोहियों को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देशद्रोही देख ही नहीं पा रहे कि देश कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। देशद्रोही तो ये भी नहीं देख पा रहे कि पीएम मोदी ने किस तरीके का बजट प्रेजेंट किया है। देशद्रोही ये भी नहीं देख पा रहे किस तरीके से यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से रशिया इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से गल्फ इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की प्रोग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, और किस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है। हम हर एक फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आर्म्स की प्रोक्योरमेंट हो, चाहे आर्म्स का एक्सपोर्ट हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हाउसेज हो, चाहे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिल रहा हो, चाहे इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा हो, चाहे इंडिया के अंदर नई नई फैक्ट्रियां खुल रही हो, चाहे इंडिया के अंदर जहाज बन रहे हो, चाहे फाइटर प्लेन्स बन रहे हो, चाहे हेलीकॉप्टर बन रहे हो, लोग नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। लेकिन देश चमक रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, और लोग देख भी रहे हैं। और जो लोग देश को पसंद करते हैं या देश को प्यार करते हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश से नफरत करते हैं वो तो करते रहेंगे। और हमें जितना भी डर था कि ऐसे कुछ गड़बड़ करेगी यहाँ पे, खालिस्तानी करेंगे, लेकिन ये जो हमला हुआ इस टाइम पे कुंभ मेले के ऊपर, ये अंदर से किया गया था। और ऐसा नहीं कि वहां पे भीड़ मच गई, भीड़ भागने लग गई, लोग बड़ी श्रद्धा से गए थे। अगर श्रद्धा आपको से देश की जनता ने नारेबाजी, जी जी। हाँ, तो ये जो लोग वहां गए थे, अपने पूजा करने गए थे, उनकी आस्था थी, क्योंकि 140 साल के बाद कुंभ आया। हम भी जाने वाले और जाएंगे भी जरूर। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की जान चली गई, उसकी कुर्बानी चल गई देश को। और देखिए लोग कुंभ में नहाने क्यों जाते हैं, इतनी ठंड के अंदर नहाने जाते हैं ताकि अपने पापों को धो सकें, या अपनी उनकी आस्था है भगवान के ऊपर, उसके लिए जाते हैं। और जाएंगे, बहुत से लोग जा रहे हैं, कोई रुकी तो नहीं, भीड़ तो कम नहीं हुई। अरेंजमेंट पहले भी अच्छे थे, अब और अच्छे कर दिए गए। सिर्फ यह है कि वीआईपी को हटा दिया गया। जिस तरीके से शोर मचाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से या अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से, तो वीआईपी को बैन कर दिया। लेकिन आम जनता वहां पे जा रही है, दर्शन कर रही है, नहा रही है, और अपने आप को बड़ा खुश महसूस कर रही है। सर, आज लोकसभा में भी काफी बदतमीजी की गई है इसी विषय को लेकर के, जबकि जो सभापति हैं ओम बिरला जी, उनको फाइनली ये कहना पड़ा कि आप यहाँ क्या करने आते हैं। जरा सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, क्या विषय वस्तु है। आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है, तो आप यही काम कीजिए। और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये शोर शराबा मच रहा था, ये इसी वजह से मच रहा था। देखिए इनको तो एक और बात है, इनको तो कुछ भी कहना हो, शोर मचाना है। देखिए जब से बीजेपी पावर में आई है और जब से पीएम मोदी चमकने लग गए, देश को चमकाने लग गए, राहुल गांधी और कांग्रेस परेशान हो गए, उनके साथ साथ दूसरी पार्टी के लोग परेशान हो गए। उनको लगा अब तो पावर में आ नहीं पा रहे। राहुल गांधी पिछले 11 साल से वेट कर रहे हैं पावर में आने के लिए, और अब शोर मचाना शुरू कर दिया। तो सोचते हैं कहीं हम लोकसभा ना चलने दें या कोई काम ना होने दें, क्योंकि उनको देश से लेना नहीं है, देश से कुछ देना नहीं है। लूट मार करने के लिए आए थे, लूट मार करने का इरादा उनका। और देश के अंदर, आपके लोकसभा के अंदर, देखिए मैं आपको बताऊं, पहले क्या था कि जब यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट का रूल था, इवन इंदिरा गांधी का रूल था, और इवन जब राजीव गांधी पावर में थे, इंदिरा गांधी का जब रूल था, तो जो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कहा था, ये जो कितनी प्रेस की थी जब 1971 का वार हुआ और इंडिया जीती थी, उन्होंने इनको बड़े बड़े नाम दिए थे इंदिरा गांधी को। मतलब आप देखिए कि उसके बाद जब राजीव गांधी पावर में थे और अटल बिहारी वाजपेयी अपोजिशन के लीडर थे, तो राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को स्पेशली भेजा यूएस के अंदर कि जाइए उनके यूएन के अंदर एक स्पीच दीजिए, इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए। और अटल बिहारी वहां गए थे, स्पीच दी, हिंदी में स्पीच दी, इंडिया का नाम बड़ा किया और बताया पूरे वर्ल्ड को कि हम सब एक हैं। और इवन जब यहाँ पे बड़े पुराने लीडर थे, आप बात कर लीजिएगा लाल कृष्ण आडवाणी की, बात कर लीजिएगा चरण सिंह की, बात कर लीजिएगा मुरारजी यादव की, या इवन मुलायम सिंह यादव की, या लालू यादव की, ये इन्होंने कभी पार्लियामेंट के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं की, इश्यूज पे बात करते थे। ठीक है, लालू यादव जिस तरीके की भी अपनी राजनीति चलाते हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर इनका जो बिहेवियर था हमेशा एक पॉजिटिव टाइप का होता था। वहां पे डिस्कशन होने का टाइम है, वहां पे कोई नारे लगाने की बात नहीं है। लेकिन आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे लोग ये चाहते हैं कि जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पे डिस्टर्बेंस होती रहे, कोई बात सुनी ना जाए, गवर्नमेंट चली ना जाए। लेकिन गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट चलेगी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो इनका व्यवहार है,
अगले इलेक्शन के अंदर इनका सुपड़ा पूरा साफ हो जाएगा, क्योंकि लोग ये चीजें पसंद नहीं कर रहे और इनके हल्ले गुल्ले की लोगों को कोई जरूरत नहीं है। बात कीजिए, लोगों के इशू उठाइए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के इशू उठाइए। इवन प्रियंका वाड्रा है, वो इस टाइम पे गई थी मिलने अमित शाह को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करने के लिए, लेकिन बहुत से लोग जो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं उनके अपने लोगों का इशू को उठाने का कोई पर्पज नहीं है, इशू नहीं उठाते, फिर उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ने चले जाते हैं। तभी तो कांग्रेस इस टाइम पे इतने नीचे आ चुकी है, इतना स्तर नीचे गिरा दिया है। मैं पहले मिला करता था बहुत से एमपी से, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के, मैं 80s की बात कर रहा हूँ, कुछ मेरे पास ड्यूटीज थी उस टाइम पे, और हर एक एमपी को नॉलेज होती थी, इशू उठाए जाते थे, कोई इशू पार्लियामेंट के अंदर भी उठाते थे, ऑफिस की तरफ से वो भी उठाए जाते थे, लेकिन उस टाइम पे देश की बात हुआ करती थी, देश की नीतियों की बात हुआ करती थी। लेकिन आज जिस तरीके से राहुल गांधी का एटीट्यूड आप देख लीजिएगा, अब जब बजट प्रेजेंट किया उसके अंदर इतना अच्छा बजट था कि हर एक आदमी उसको प्रेज कर रहा है। आपको क्रिटिसाइज करना है तो कुछ इश्यूज पे करिए, आपकी ड्यूटी बनती है, लेकिन हो हुल्ला करके कोई प्रेसिडेंट को गालियां देता है कि पुअर लेडी तो वो है जिसको जो पावर से 11 साल से बाहर है, पुअर लेडी वो है जिसको पावर नहीं मिल रही, पुअर लेडी वो है जिसको यहाँ पे कमीशन खानी होती चीजों की, वो कमीशन नहीं खा पा रही। जी। अच्छा, अयोध्या में एक दलित युवती की बड़े बुरी तरीके से हत्या की गई, उसका शव मिला है, मतलब आई कांट एक्सप्लेन दैट किस हाल में उस युवती का डेड बॉडी मिली है। इस मामले को लेकर के सूद सर, अवधेश प्रसाद जो अयोध्या को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इतना जबरदस्त तमाशा किया, मैं जरा आपको दिखाना भी चाहूंगी कि किस तरीके से वो दहाड़े मार के रो रहे थे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, सब लोग साथ लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके दिलाएंगे। माइक पे रो रहे हैं, माइक पे। लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय लग रहा तो हम इस्तीफा दे देंगे, लोकसभा से हम इस्तीफा दे देंगे। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं, इतिहास क्या कहेगा। अब इनकी रोने की वजह समझ आ रही है आपको? बिल्कुल समझ आ रही है कि इनकी पार्टी के लोग हैं जो पकड़े गए हैं रेप के अंदर, और लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई, रेप किया उसकी हत्या कर दी गई, और ये इनका रोना उसी टाइप का रोना है जैसे आतिशी रोती है जब है ना, आतिशी का भी ड्रामा है, और ये सब ड्रामेबाज हैं, इनको कोई युवती से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे तो देखिए, पहले भी जो इनके जो कुछ एमएलए हैं वहां के अयोध्या के, एक मुस्लिम है, उनके ऊपर बहुत से रेप के चार्जेस थे और उसको अखिलेश यादव सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं उठाने का केस SC/ST का, और तो ये लड़की जो है वो इन्हीं के तो दोस्त थे, इन्हीं के साथ उनकी फोटोग्राफ देखी थी। तो ये बेसिकली क्या है कि ड्रामेबाजी कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पे कोई सुनेगा भी नहीं। अब देखिए इलेक्शन जीत गए, बात दूसरी है, वहां पे कुछ दूसरे इश्यूज थे, लेकिन अब इलेक्शन होगा तो उनका पूरा सुथरा साफ हो जाएगा, क्योंकि काम नहीं करते, ये सिर्फ हिंदुओं को नफरत करते हैं और सिर्फ दिखाने के लिए कि हम बहुत प्यार करते हैं या शेड्यूल कास्ट के बारे में बात करते हैं। वैसे भी योगी ने बड़ा क्लियर कर दिया कि किन्नौर का जो कॉलेज था उसका नाम चेंज कर दिया था। मैं सर आपको दिखाना चाहती हूँ जो योगी जी ने कहा है, क्योंकि वो भी दर्शकों का देखना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल। के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से कराया। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों का विरोधी है, यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है, मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए,
एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था। उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। तो क्लियर कर दिया उन्होंने जो बात आप कह रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो देखो बेसिकली आप देखो ना यूपी के अंदर कितना बुरा हाल था। यूपी के अंदर आदमी रात को जा नहीं सकता था, बहुत सीरियस के अंदर गुंडाइज्म था पूरा। सारे के सारे गुंडे मार दिए, या तो मार दिए, जेल में भर दिए, या भाग गए वहां से। ये योगी राज में पॉसिबल हुआ है। और देखिए यूपी बहुत हद तक सेफ हो गया है। पहले यहाँ पे दंगे हुआ करते थे यूपी के अंदर, कन्वर्शन की जाती थी। आज वहां पे राम मंदिर निकल रहे हैं, वहां पे बड़े बड़े मंदिर निकल रहे हैं जिनके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा किया था। कब्जा कब किया था? जब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी या मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी, और हिंदुओं को मार मार के भगाया जाता था वहां से। आज वो मंदिर सामने लाए जा रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं बड़े बड़े, जो हमारे हिस्टोरिकल, हमारी सिग्निफिकेंस की जगह है, वो निकल रही है। और यही निकल रही है योगी के राज के अंदर। और देखिए आप किस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार होते थे जब यहाँ पे अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी या मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट थी। मुलायम सिंह यादव के बहुत से किस्से हैं खोलने वाले, बहुत से किस्से मुझे पता है किस तरीके से वो धंधा किया करते थे। सर सूद सर, मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि जो अभी हमने वीडियो देखा योगी बाबा का, तो उससे तो बड़े गुस्से में लग रहे हैं वो। मतलब आने वाले दिन जो है उनके, मुझे लग रहा है वो जरा निपट लेंगे कुंभ का मेला वगैरह और दिल्ली का चुनाव। उसके बाद मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर बड़ा करने वाले हैं वो। देखिए एक बात जरूर है, चाहे योगी की बात कर लो चाहे मोदी की बात कर लो, ये एक टाइम पे एक काम नहीं करते, एक टाइम पे 10 काम किया करते हैं ये। ये नहीं कि आप बैठे हैं, आपने वहां पे जो महाकुंभ चल रहा है उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर चुनाव के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जितने भी काम है साथ किए जा रहे हैं साथ साथ। और साथ में पूरे तरीके से पूरा ध्यान है इनका कुंभ के मेले के ऊपर, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर, वहां पे बैठ के काम कर रहे हैं और अपनी गवर्नमेंट भी चला रहे हैं। कोई कहीं पे भी इन्होंने ढील नहीं छोड़ी किसी इशू के ऊपर। और जितनी जो एसआईटी कन्वर्ट की है ना, जो एसआईटी लगाई है, जो कुंभ के अंदर जो भगदड़ मचाई गई थी समाजवादी पार्टी के द्वारा, उसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक्शन लिया जाएगा। कुछ जजेस को अपॉइंट कर दिया गया। इवन जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो स्पेशली मैं आईबी की बात कर रहा हूँ, आईबी के लोग भी इसके ऊपर पूरी नजर रख के बैठे हैं जो कुछ भी कुंभ के अंदर हो रहा है। पहले हमारी नजर थी कि आईआईसी कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी, क्या कोई पन्नू तो नहीं गड़बड़ करेगा। लेकिन अब जो बेसिक चीज सामने आई है वो है कि अंदर के लोगों ने अंदर से दरवाजा खोल करके भगदड़ मचा करके जानबूझ के लोगों की हत्या की है, और निर्मम हत्या की है कि लोगों की। जो बुजुर्ग थे वहां पे, जवान तो निकल जाते हैं लेकिन जब बुजुर्ग गिर जाता तो उससे उठा नहीं जाता। और यहाँ पे 70-80 साल के लोग थे जिनका यहाँ पे मर्डर हुआ है, और जिन लोगों ने उनका मर्डर कराया, खैर उनको भगवान तो काफी जो सजा देगा वो देगा। योगी बाबा यहीं पे सजा दे देंगे उनको। होने दीजिए, कुंभ का मेला खत्म होने दीजिए, रिपोर्ट भी आ जाएगी और पता चलेगा कि कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। योगी ने तो किसी को छोड़ा नहीं आज तक, और किसी निर्दोष आदमी को इन्होंने आज तक पनिश नहीं किया। यही इनकी सच्चाई है। और भगवा कपड़े पहन करके घूमते तो आप सोच सकते हैं कि इनका क्या कैरेक्टर है, क्या इनका एटीट्यूड है। जी, चलते चलते जरा दिल्ली के चुनाव पे भी बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पुलिस तो उनकी सुन नहीं रही है। अब मतलब पुलिस उनकी कैसे सुने? मतलब कान में जाकर के बोले उन्हें क्या? देखिए ऐसा है, मैं आपको बड़ी क्लियर बात बताऊं, जब केजरीवाल पावर में आए थे उस टाइम पे जहां पे आपके पुलिस वाले खड़े होते थे, नॉर्मली 1 या 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं कहीं रेड लाइट के ऊपर, तो आम आदमी पार्टी के लोग उन पे पत्थर फेंका करते थे। बहुत से इंसिडेंट थी जो लेडीज उन पे पत्थर फेंके, तो पुलिस वाला तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो अपनी ड्रेस के अंदर है। बाद में इन्होंने पुलिस वालों को खड़ा करना शुरू कर दिया 3-3, 4 के उसके ऊपर, और साथ में उनको कैमरे दे दिए कि अगर कोई आप पे पत्थर फेंके तो उसका फोटो ले लो और उस पर हमला ना करो। बाद में उनको जेल उठा के ले जाते थे तो उनके ऊपर पूरा तरीके से काम किया जाता था उनके थाने के अंदर। और जब मान की वहां पे सरकार बनी पंजाब के अंदर, तो एक उस टाइम पे लेडी पत्रकार थी जो शायद टाइम्स नाउ की थी, वो वहां गई, उसको अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसको वो रिपोर्टिंग किया करते थे केजरीवाल के खिलाफ।
लेकिन केजरीवाल की दिल्ली में चली नहीं क्योंकि पुलिस उनके पास थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पे एक डिटेक्टिव एजेंसी बनाने की, जो अनऑथराइज तरीके से काम करने के लिए पीएम मोदी पे नजर रखना, पीएम मोदी के खिलाफ साजिश बनाना। बाद में उसमें भी फंस गए। मुझे भी एक टाइम पे अप्रोच किया गया था केजरीवाल के लोगों के द्वारा कि आप हमारे लोगों को ट्रेनिंग दो, और तो मैंने कहा भाई आप ट्रेनिंग तो हम दे देंगे, चलो मेरे पास कुछ और भी लोग हैं, हम ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन किस तरीके से आप काम करोगे, इक्विपमेंट चाहिए। कहते इक्विपमेंट तो हम मंगा लेंगे, हमारे बड़े कनेक्शन है। मैंने कहा उसके लिए तो आपको परमिशन चाहिए, जो आपके स्पेशल इक्विपमेंट है उसकी तो आपको परमिशन चाहिए, आईबी से भी चाहिए, रॉ से भी चाहिए। कहते उसकी जरूरत नहीं, हम किसी जो इंडस्ट्री से उनके थ्रू मंगा लेंगे। तो मैं समझ गया कि गड़बड़ है, तो मैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बाद में उन्होंने कुछ पुलिस वालों को पकड़ के, जो रिटायर्ड लोग थे, उनसे जाकर चल के एजेंसी बनाई और उन्होंने भी राज खोल दिया इनका। तो केजरीवाल इलीगल तरीके से काम करना चाहते थे। और अगर आपके देखिए, जब शीला दीक्षित थी तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पुलिस तो उसके पास भी नहीं थी, सेंटर के अंदर मोदी गवर्नमेंट आ चुकी थी। लेकिन इनको क्या जरूरत है पुलिस की? पुलिस अपना काम करे, तुम अपना काम करो। पुलिस इनके पास होती है, लोगों को पिटवाते। बगैर पुलिस के इन्होंने स्वाति मालीवाल को पिटवा दिया, बगैर पुलिस के इन्होंने अपना जो चीफ सेक्रेटरी उसको पिटवा दिया, और आज एक और एलिगेशन लगाई इन्होंने, क्योंकि इनके पास काम नहीं है, कुछ इश्यूज तो है नहीं, ये तो बताएंगे नहीं कि हमने क्या अचीवमेंट की है। यमुना साफ नहीं हुई, उसके ऊपर कहते कभी जहर मिला दिया। पूरा पॉल्यूशन है आपके यहाँ पे दिल्ली के एटमॉस्फेयर के अंदर, उस पर तो बात नहीं करेंगे, दूसरे पे एलिगेशन लगाएंगे। लेकिन अगर आपने काम किया तो बताइए क्या क्या काम किया। काम किया नहीं, इसलिए अब ये एक एलिगेशन लगा दी कि जो बीजेपी है वो हर एक बंदे को जाकर के 3000 रुपए दे रही है। 3000 एक बंदे को दिए जा रहे हैं वोट देने के लिए, और फिर कहते हैं कि आप पैसे ले लो वोट मत दो। मतलब ये फालतू के स्टेटमेंट देने में लगे हुए हैं केजरीवाल। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि हमारा टीवी के चैनल्स इनकी वो स्टेटमेंट को भी दिखाते हैं अपने चैनल्स के ऊपर, और उससे इनको प्रमोट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि अब भी कुछ पैसा मिलता होगा कुछ चैनल्स को केजरीवाल को प्रमोट करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल के हाल बहुत खराब हो चुके हैं, बुरे हो चुके हैं, क्योंकि इस टाइम पे बीजेपी पूरी पावर में है दिल्ली के अंदर, पूरा जोर लगा रही है दिल्ली के इलेक्शन के अंदर, और पूरी कैंपेन किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। केजरीवाल के जो कैंपेन है वो एंटी कैंपेन है, कैंपेन उनका कुछ नहीं है। सर, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय अरविंद केजरीवाल एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि अब जो है ईवीएम को इस तरीके से हैक किया जा रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि लोग मुझे कह रहे हैं कि हम वोट तो आपको डाल के आते हैं, लेकिन वोट तो आपके पास जाता ही नहीं। अब ये क्या तमाशा हुआ? अब देखिए, मैं इस पे बड़ी क्लियर बात कह दूं, केजरीवाल को अब तक तो दिल्ली में वोट मिले, तो इसको वहां वोट डाल के आ गए लोग। इसको वोट डाली तो तभी तो सीएम बने ये। लेकिन हाँ, ये जरूर है, लेकिन ये जरूर है कि जो दिल्ली के बाहर इलेक्शन लड़ते हैं तो इनको वोट नहीं मिलती, क्योंकि वहां इनकी पहचान नहीं है, वहां पे इनके फ्री भी नहीं चलते। अब इनके पास देखिए, अब ईवीएम का चक्कर शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन को बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो ईवीएम को चैलेंज करते हैं या ईवीएम के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट, ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, ये इन्होंने 3 बजे ट्वीट किया है आज। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, इलेक्शन हुआ नहीं, ईवीएम पे पहले फांडा फोड़ना शुरू कर दिया, मतलब कि ये इलेक्शन हार रहे हैं। हाँ जी। और इससे क्लियर बात होती है कि केजरीवाल इलेक्शन हार गए और इन्होंने एडमिट कर लिया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, और इन्होंने ईवीएम पे भांडा फोड़ना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक लगी हुई है। कांग्रेस अभी तक सांप जाने के बाद लकीर खींच रही है, जो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुए। जी, ईगल टीम, उनकी ईगल टीम एक्टिव हो गई है। वो ईगल टीम एक्टिव हो गई है। थोड़ी सी ईगल टीम के भी लोगों को, दर्शकों को जानकारी दीजिए ना। नहीं, ईगल टीम क्या है, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रेस रिलीज दी है कि हम जो है बेसिकली एक टीम बनाई है शायद 10 या 11 आदमियों की, कि वो एक अजय माकन भी हैं, फिर कुछ वकील भी हैं उसके अंदर, कि बेसिकली क्वेश्चन उठाया है कि जो इलेक्शन हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे हैकिंग का एलिगेशन लगाई है इन्होंने। और वो पहले था कि आपकी जगह तो सर, आपको ये नहीं लगता कि इलेक्शन तो दिल्ली में हो रहे हैं, वहां की फिक्र तो कर नहीं रहे, इलेक्शन बिहार में होने हैं, वहां की चिंता इनको है नहीं, महाराष्ट्र जहां से हार गए हैं वहां की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। देखिए, ये राहुल गांधी की बड़ी स्ट्रेटेजी है। जब दिल्ली में इलेक्शन थे तो असम, जब पहले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन यहाँ पे हो रहे थे या कोई स्टेट असेंबली के हो रहे थे तो ये असम में घूम रहे थे। जब असम में इलेक्शन होते हैं तो ये महाराष्ट्र पर पहुंच जाते हैं। अगर महाराष्ट्र में इलेक्शन होते हैं तो पंजाब में घूमने लग जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी है राहुल गांधी की
और तब फिर ये कहते हैं कि वोट नहीं मिलती। भाई वोट तुम्हें कैसे कोई देगा? इलेक्शन जो है उसके जाइए, वहां कैंपेन करिए, इशू उठाइए, क्या इशू, उस पर आप बात नहीं करोगे, बात क्या करोगे? आप आलू खाइए, आलू से सोना निकल जाएगा। अब ऐसे में कोई समझदार आदमी को क्या वोट देगा? जो अनपढ़ आदमी है, जो चला जाता है, सोचता भाई हो सकता है कि आलू में सोना निकलता हो। लेकिन आज के टाइम में इवन जो अनपढ़ लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सारी चीजें समझते हैं। आप देखिए जो इवन ठेले वाला है, वो ऑनलाइन पेमेंट किया करता है। जी। तो आज के लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाना, जैसे केजरीवाल कह रहे हैं जी मैं आप 3000 रुपए दो, आप वोट पैसा बीजेपी से लो, वोट मुझे दे दो। भाई जो जिससे पैसा लेगा वोट उसको देगा। पहली बात तो पैसे की बात ही नहीं है। और केजरीवाल जिस तरीके से कह रहे हैं ईवीएम की बात, क्या लोगों को नहीं पता किसको वोट देनी है? आज देखिए, आज अगर हम निकल जाएं अपनी सोसाइटी से, तो जो गार्ड बैठे होते हैं वो सारे के सारे देख रहे होते हैं, मोबाइल पे सब कुछ देख रहे होते हैं। इवन जो घर में काम करने वाली हैं, उनके पास मोबाइल है, सारी इंफॉर्मेशन देख रही होती है। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हमसे ज्यादा तो वो मोबाइल देखती हैं। तो आज सबको पता भी है, ठीक है, कोई चीज आपकी बातों में आ जाएगा, पैसे के चक्कर में आ जाएगा तो आपको वोट दे देगा। लेकिन आज तो सबने ऑफर कर दिया दिल्ली के अंदर पैसे। कांग्रेस कहती है मैं 2100 दूंगी, बीजेपी कहते हैं 2500 दूंगी, बीजेपी कहते हैं 21,000 देंगे जो यहाँ पे प्रेग्नेंट होगा, और केजरीवाल सिर्फ 1100 पे अटके हुए। तो केजरीवाल को नाम तो चला गया। तो मुझे लगता है केजरीवाल का सुपड़ा साफ। और दिल्ली के अंदर देखिए, केजरीवाल जाने से जो दिल्ली का हाल होगा, दिल्ली के अंदर बहुत काम पेंडिंग है, क्योंकि केजरीवाल ने 10 साल में कुछ नहीं किया दिल्ली के अंदर। सिर्फ वीडियो, सिर्फ टीवी के ऊपर आकर के, क्योंकि टीवी को पैसे दिया करते थे, आकर के एलिगेशन लगा दी, उसके ऊपर ये कह दिया, उसको ये कह दिया। आज केजरीवाल के पास कोई इशू नहीं है, इशू तो पहले भी नहीं था। और जैसे अलका लांबा ने कहा कि अगर आपके पास आपने काम किया, क्योंकि आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं केजरीवाल के नाम पे वोट दे दो, और आप अखिलेश यादव को लेके आ रहे हो, कभी किसी को लेके आ रहे हो। अगर आपने दिल्ली के अंदर काम किया तो उस पर बात करते। केजरीवाल ने कोई ऐसा इश्यू नहीं उठाया कि दिल्ली के अंदर क्या किया, स्कूल बड़े अच्छे बना दिए, फलाना अच्छा कर दिया, हम जमुना फिर साफ कर देंगे। भाई करनी है तो करो साफ, नहीं करनी तो मत करो। लेकिन अब दिल्ली वालों को तुम्हारी जरूरत नहीं है केजरीवाल की, क्योंकि जमुना तो अपने, जिस दिन केजरीवाल जाएगा पावर से हटेगा, जमुना साफ हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ हल्का सा काम करना है जमुना के ऊपर, जमुना साफ हो जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ पैसा खर्च के, पैसा खा के जेब में बैठ जाते हैं। जमुना के अंदर जितने नाले जाते हैं, किसी नाले के ऊपर इन्होंने सफाई नहीं की। अगर नालों का पानी जमुना के अंदर रोक दिया जाए तो जमुना साफ हो जाएगी, झाग भी नहीं आएगी, अमोनिया भी नहीं आएगा वहां पे। ठीक कहा आपने। और सूद साहब, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई मुद्दों पे विस्तार से जानकारी दी। आपका सूद सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।